आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है। संसद के सेंट्रल हॉल में यह बैठक होगी और नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। नरेंद्र मोदी 9 जून को लेंगे शपथ और प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। एक बार हैट्रिक पर है नमो और एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ 9 जून को लेने वाले हैं। उससे पहले आज एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक होने वाली है दिल्ली में। आला नेता, तमाम घटक दल के नेता वहां पहुंच चुके हैं और संसद के सेंट्रल हॉल में यह बैठक आयोजित की जाएगी। नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से चुना जाएगा संसदीय दल का नेता और नरेंद्र मोदी इसी के बाद 9 जून को शपथ लेने वाले हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दूं 4 जून को नतीजे आने के बाद ही ये लगातार सिलसिला तेज हो गया। नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई थी और उसी सिलसिले में अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि आज संसदीय दल की एनडीए की अहम बैठक दिल्ली के सेंट्रल हॉल में होने जा रही है संसद के, और जहां नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा संसदीय दल का और उसके बाद नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ ग्रहण करेंगे। तो देखिए, दिल्ली में आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। गुरुवार देर रात दिल्ली में आज होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के नेता भी पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी छत्तीसगढ़ सदन पहुंचे, जहां सभी नेताओं ने रात्रि विश्राम किया। बता दें कि आज बीजेपी की होने वाली बड़ी बैठक में ये सभी नेता शामिल होंगे। और दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा जो है इस वक्त दिल्ली में आ गए हैं और छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री जो हैं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम जो है, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे सामने और अरुण साव, किरण सिंहदेव उनके साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये मुख्यमंत्री का काफिला जो है छत्तीसगढ़ सदन पहुँच चुका है और कल बीजेपी की जो संसदीय दल की बैठक होनी है उसमें मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम है वो शामिल होंगे। आप देखिए किस तरीके से काफिला जो है अंदर जा चुका है और जो सीएम है और जो दोनों डिप्टी सीएम है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और छत्तीसगढ़ से सीधे यहाँ पर आना हुआ है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम का अरुण साव और किरण सिंहदेव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप ये नज़ारा देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सदन से। देर रात लगभग इस समय वक्त जो है 12 बज चुका है और सीएम जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो इस तरीके से देखिए जो बीजेपी की बैठक होनी है उसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम जो है यहाँ छत्तीसगढ़ सदन पहुँच चुके हैं और आज रात जो है यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे और कल जो बीजेपी की बैठक होनी है उसमें शामिल होंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नेतागण अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सभी प्रदेश के नेताओं की शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक है और इसी बैठक में शामिल होने सभी लोग दिल्ली आए हुए हैं। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मिली जीत बहुत बड़ी जीत है। अरुण साव ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। कल दिल्ली में भाजपा की बहुत बड़ी बैठक होनी है और इसे लेकर छत्तीसगढ़ के भी सभी जो बड़े नेता हैं भाजपा के वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी हैं। कल क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है सर? कल पार्टी के संसदीय दल की बैठक है और इस बैठक में आगे के सरकार बनाने को लेकर निर्णय बातचीत होगी। सभी सांसदों के साथ साथ प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में रहने वाले हैं और हम सब जो दिल्ली आए हैं वो एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए आए हैं। जब 1962 के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश की जनता ने जनादेश दिया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह इतिहास रचा है। 1962 की राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती थी जब एक ही दल हुआ करता था। अब 2024 में लगातार तीसरी बार जनमत पाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसे ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के लिए हम आए हैं। हम गौरवान्वित हैं ऐसे
अवसर का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। ये हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जी थे जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और भाजपा की जो बैठक होने वाली है शीर्ष नेतृत्व के साथ उनमें ये शामिल होंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, गुरुवार देर रात जो कुछ सियासी हलचल चली वो दिखाया आपको। अब जान लेते हैं कि आज सुबह वहां पर क्या सियासी हलचल चल रही है। मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अनमोल, 4 जून को नतीजे आ गए और उसके बाद से ही दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल लगातार तेज है जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। इसी सिलसिले में आज संसदीय दल की अहम बैठक है, क्या कुछ अपडेट्स है उस पर? अब बिल्कुल देखिए अंजलि, दिल्ली में इन दिनों सियासी हलचल तेज है क्योंकि सरकार का गठन होना है और सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार 9 जून को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। इसके लिए देखिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आज देखिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है और इसमें शामिल होने के लिए जितने भी नवनिर्वाचित बीजेपी के सांसद है 240, वो कल देर रात तक दिल्ली पहुंच गए हैं और आज ये बैठक लगभग जो है 11 बजे तक सेंट्रल हॉल में होगी जिसमें बीजेपी के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी एक बैठक होगी। इसके अलावा एक एनडीए की भी बैठक होगी जिसमें जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उन सभी के नेता जो है शामिल होंगे और मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चा की जाएगी और मंत्रिमंडल का भी जो रूपरेखा है उसको तय कर लिया जाएगा। तो आज तो दिल्ली में नजरें जो है सबकी रहेंगी पदों को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा होने वाली है क्योंकि बैठकें बहुत सारी है, कोई एक बैठक नहीं है, तो कहीं ना कहीं मंत्री पद को लेकर भी चर्चा की जाएगी। अब बिल्कुल अंजलि, क्योंकि देखिए एनडीए सरकार बनाने जा रही है और एनडीए में कई दल जो है वो शामिल है, तो ये लाजमी तौर पर बात है कि आज जब बैठक होगी तो मंत्रिमंडल का रूपरेखा जो है वो तैयार कर लिया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरीके से टीडीपी और जदयू ने विश लिस्ट रखा है मंत्रियों की, किस तरीके के मंत्रालय उनको चाहिए, ये भी उन्होंने प्रस्ताव में दे दिया है बीजेपी को। तो अब देखने वाली बात होगी कि मुहर किस मंत्रालय पर लगता है और किस पार्टी के हाथ में जो है कौन सा मंत्रालय जाता है। किसी एक पार्टी को नहीं मिली है, ऐसे में सबकी सुननी पड़ेगी, ये अहम बात है और सर्वसम्मति भी बनानी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अपडेट्स के लिए आप नजर बनाए रखिएगा। और देखिए, जहां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में एनडीए का अच्छा प्रदर्शन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब। और इसी बीच एमपी में करारी हार के बाद कांग्रेस में सिर्फ टोवल की स्थिति पैदा हो गई है। अजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हार की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, ये कहना है कांग्रेस नेता अजय सिंह का। वहीं केंद्रीय नेतृत्व इसकी समीक्षा करे, ये भी मांग उठाई है कांग्रेस नेता अजय सिंह ने। तो देखिए, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं, मध्य प्रदेश के नतीजों की अगर मैं बात कर लूं, तो 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई। सूपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। और इसी बीच अजय सिंह का ये बयान। देखिए, ये तो केंद्र हाईकमांड तय करेगा कि चेंज करे ना करे, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, इस्तीफा दे दिया था। जी आगे आने वाले समय भी लोगों को सोचना पड़ता। तो देखिए, कांग्रेस में स्थिति ये है मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं कि अब वो खुद पर ही सवाल खड़े कर रही है। इस खबर पे मायने समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी सूरज तिवारी जुड़ गए हैं मेरे साथ। सूरज, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया मध्य प्रदेश से। कमलनाथ का गढ़ कहा जाने वाला छिंदवाड़ा भी इस बार कांग्रेस के खाते में नहीं आया। ऐसे में अब कांग्रेस के खुद के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं, समीक्षा की मांग रख रहे हैं। देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा, उसके बाद लोकसभा चुनाव में एक भी सीटें न आना, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल तो डाउन हुआ है। लेकिन जिस तरह से अजय सिंह राहुल लगातार सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने इशारों में कमलनाथ पर भी सवाल उठाया। उनके कई वीडियो कट हैं जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कुछ नेता ऐसे थे जो माहौल बना रहे थे भाजपा में जाने के लिए, गए नहीं गए ये अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा। तो वाकई अगर जिस तरह से कमलनाथ
कमलनाथ को लेकर इशारों में उन्होंने घेरा है। कमलनाथ जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ये सोचने लगे थे कि जब इतने बड़े नेता भाजपा में जा रहे हैं तो फिर तो हमें भी जाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस की अगर बात करें तो जिस तरह से शुरुआत से ही आपने देखा कि लगातार बीजेपी में बड़े बड़े नेता शामिल होते रहे, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता रहा, इसको लेकर किसी नेता ने कुछ नहीं किया। जो अजय सिंह इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं उन पर भी सवाल उठना अंजलि लाजमी है, क्योंकि अजय सिंह राहुल की भी अगर बात करें तो 2018 में भी वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, 2019 का लोकसभा चुनाव भी हार गए थे, 2023 का विधानसभा चुनाव जीते। लेकिन जिस तरह से उनका क्षेत्र, उनका गढ़ माना जाता है सीधी, क्योंकि चुरहट से विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, चुरहट ने यानी सीधी ने इस राज्य को मुख्यमंत्री दिया है, तो उनके गढ़ में भी कांग्रेस कैसे हार गई? जबकि एक मंत्री को चुनाव में लड़ाया जाता है जो राज्य मंत्री रह चुके हैं, इंद्रजीत पटेल के बेटे हैं, कमलेश्वर पटेल को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, तो कैसे वहां पर चुनाव हार गई? ये भी सवाल उठता है। जो बात अजय सिंह राहुल मीडिया के सामने कह रहे हैं, वो बात अजय सिंह राहुल को एक समीक्षा बैठक में कहनी चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये वक्त सवाल उठाने का नहीं, कांग्रेस के लिए ये वक्त है कि समीक्षा बैठक की जाए, नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल जो गिरा हुआ है उसे बढ़ाया जाए। क्योंकि आपने देखा था पिछली बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अंजलि, कि राजस्थान, हरियाणा ऐसे कई राज्य थे जहां कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिली थी, लेकिन इस बार इन राज्यों में कांग्रेस ने कमाल कर दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई रणनीति के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी होगी, तभी ऐसा हो पाया। तो निश्चित तौर पर अगले चुनाव के लिए अगर कांग्रेस चाहती है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और बीजेपी को झटका दिया जाए, तो एक बिल्कुल, तो समीक्षा करनी बेहद जरूरी हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और फिर से सांसद बनने की उन्हें बधाई भी दी है। आपको बता दूं कि कल मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज जहां बैठकों का दौर जारी रहने वाला है तो उसमें भी शिरकत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उसी बीच ये तस्वीरें दिल्ली से निकलकर आई है जहां उन्होंने पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और कोटा से एक बार फिर से जीत हासिल करने पर एक बार फिर से सांसद बनने की उन्हें बधाई भी दी। देखिए, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है, तो मैं आपको ये भी जानकारी, ये अपडेट, ये बड़ी खबर भी दे दूं कि केंद्र की नई सरकार के गठन को लेकर अब हलचल छत्तीसगढ़ के खेमे में भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में मंत्री पद को लेकर सियासी गहमा गहमी का सिलसिला चल पड़ा है और छत्तीसगढ़ को मिल सकता है एक मंत्री पद। 3 चेहरे मंत्री बनने की रेस में आगे चल रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और संतोष पांडे का नाम सामने आ रहा है कि इनको मंत्री पद सौंपा जा सकता है केंद्र सरकार में। छत्तीसगढ़ में मंत्री पद को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। देखिए, जहां अब कुछ ही दिन की देरी बची है कि नई सरकार का गठन होगा और उसी सिलसिले में आज तो एनडीए की संसदीय दल की बैठक है, मुख्यमंत्रियों की बैठक है और तमाम बैठकों का दौर चलने वाला है। तो उसी बीच ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में मंत्री पद को लेकर सियासी गहमागहमी अब तेज हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को मिल सकता है एक मंत्री पद और 3 चेहरे हैं जो मंत्री बनने की रेस में आगे माने जा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और संतोष पांडे, ये वो नाम। क्या है अंदर खाने की खबर, जान लेते हैं। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं मेरे साथ। रोहित, ये लगातार खबर अब सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं के लिए कोई खुशखबरी मिल सकती है। बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल या संतोष पांडे, इन तीनों में से किसी एक को केंद्रीय मंत्री पद मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए, अंदर खाने में हलचल तेज है, तमाम लोग दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये तीनों प्रमुख नामों की मैं बात करता हूं तो बृजमोहन अग्रवाल वो नाम है जो 40 साल से छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय है। सरकार कोई भी हो, लेकिन उनका विधायक और उनका दबदबा बनना हमेशा से ही फिक्स माना जाता है। संतोष पांडे की बात करता हो तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराया है और दूसरी बात सांसद चुनकर आए हैं। विजय बघेल की बात की जाए तो वो रिश्ते में भूपेश बघेल के भतीजे लगते हैं और इसके अलावा दूसरी बार दुर्ग से सांसद चुनकर आए हैं और उनकी लीड भी लगभग 4.5 लाख की है। तो ऐसे में ये 3 नाम रेस में चल रहे हैं और जो चुनाव प्रबंधन समिति की कल बैठक हुई थी उस पर भी इसको लेकर चर्चा की गई थी कि अगर संगठन से नाम मांगा जाता है, संगठन से पूछा जाता है कि किन्हें वो मंत्री पद की रेस के लिए आगे भेजना चाहते हैं, तो उसमें से एक नाम जो है वो भेजा जाएगा। लेकिन प्रमुख रूप से चर्चा तीनों नाम पर हुई है और तीनों नाम छत्तीसगढ़ की राजनीति में अहम किरदार
किरदार रखते हैं और छत्तीसगढ़ का जिस प्रकार से इस बार लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पर माना जा रहा है कि एक केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ से भी हो सकता रहा है। है छत्तीसगढ़ के इन तीनों ही नेताओं का, सांसद बन चुके हैं। अब देखना यही होगा कि क्या केंद्रीय मंत्री पद मिल पाता है इनको। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की राशि मंजूर। निगम मंडल आयोग अर्धशासकीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। फरवरी 2018 से जून 2018 तक की दी गई है मंजूरी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये मंजूरी दे दी है। तो छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की राशि मंजूर कर दी गई है और निगम मंडल आयोग अर्धशासकीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। फरवरी 2018 से जून 2018 तक की दी गई है मंजूरी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी है मंजूरी। अब बात कर लेते हैं नई सरकार की। देखिए, प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी 9 जून को शपथ लेने जा रहे हैं। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। माना जा रहा है कि अब की बार मंत्रिमंडल में कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। क्या कुछ कहते हैं यह समीकरण, समझिए इस रिपोर्ट से। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए नरेंद्र मोदी एक बार फिर एनडीए की संख्या बल के आधार पर जल्द ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद तेज हो गई है। शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। नया अपडेट ये है, सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में 9 जून को शपथ ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद जब हरी झंडी मिली तब यह तय हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरे टर्म्स की सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह की तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी हैं और जानकारी के मुताबिक 9 जून को शाम के 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान यह भी संभव है कि कैबिनेट में उनके कुछ मंत्री पद की भी शपथ दिलाई जा सकती है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। देश के सभी मुख्यमंत्रियों के अलावा कई वीवीआईपीज को बुलाने की तैयारी चल रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत की कई बड़ी हस्तियां भी प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले ये शपथ कार्यक्रम 8 जून को होना था, लेकिन अब 9 जून को प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की है और बहुमत हासिल किया है। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें ही जीती। बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी की अगुवाई में 282 और 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीतकर अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था। हालांकि इस बार सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए बहुमत हासिल कर पाया है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वे देश के ऐसे दूसरे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले यह रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। तीसरी बार मोदी सरकार। 2014 में नतीजों के 10 दिन बाद 26 मई को मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार शपथ ली थी। 2019 में नतीजों के 7 दिन बाद 30 मई को मोदी ने पीएम पद के लिए दूसरी बार शपथ ली। 2024 में नतीजों के 5 दिन बाद 9 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। कल हुई एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए एनडीए का नेता सर्वसम्मति से चुना गया था। अब 7 जून को राष्ट्रपति के पास जाकर एनडीए के सभी राजनीतिक दल अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे और फिर 9 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।